परंतु देखिए, इस प्रकार के कुछ खून में उबाल लाने वाले डायलॉग्स बीच में डालने से फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो नहीं बदल जाता। और यही तो, उतनी तो हम अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि को, अपनी आंखों को खुली रखकर हमें फिल्म को देखना चाहिए। कोई थोड़ा सा कुछ डायलॉग डालकर अगर हमें हमारी इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर जाता है तो ये हमारी मूर्खता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज 1 दिसंबर को एनिमल के साथ में बॉलीवुड की सैम बहादुर ये फिल्म भी थिएटर में रिलीज़ हुई है। हमारे नेशनल हीरो सैम मानेकशॉ जी के जीवन पर ये फिल्म आधारित है, सब बॉलीवुड के द्वारा बताया गया है। मैं अभी जस्ट इस फिल्म को देखकर घर पर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ वो इससे पहले भी मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, पर आज फिर से उस बात को रिपीट करना होगा, उसको कहना पड़ेगा बार बार, कि मैं जब भी सोचता हूँ कि बॉलीवुड और केजरीवाल अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते, जैसे ही मैं ये सोचता हूँ ना, उसके तुरंत बाद वो उससे भी कई गुना ज़्यादा नीचे गिरकर दिखा देते हैं। गिरने की सारी हदों को पार कर देते हैं, गिरने की पराकाष्ठा तक पहुँच दिखा देते हैं। और आज सैम बहादुर इस फिल्म को देखने के बाद मैंने वही अनुभव किया। पिछले 2-2.5 वर्षों से मैंने जो कुछ भी अपना एक डर, अपना भय जो व्यक्त किया था ना इस फिल्म को लेकर के, वो सारी बातें 100% आज इस फिल्म को देखने के बाद में सच साबित हुई, सत्य सिद्ध हुई। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस कारण से हो रहा है क्योंकि देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वामपंथी और लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स इतने चतुर होते हैं ना, कि जो कुछ भी उनको प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना होता है या जिनको भी उन्हें वाइट वॉश करना होता है, इस प्रकार से अपनी बातों को इतने सटल वे में प्रस्तुत करते हैं ना कि अधिकतर लोग उन बातों को गेस नहीं कर पाते और वे उनके प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। बड़ी ही चतुराई से वे मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और आज सैम बहादुर फिल्म देखने के बाद में मैंने वही फील किया, अनुभव किया। आप में से जिन मित्रों ने फिल्म देखी होगी, आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई, हमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा लगा ही नहीं फिल्म में। पर आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, आपको पता चलेगा कि फिल्म ने क्या खेल खेला है। ये बात पता चलना आवश्यक है। तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वीडियो तो अंत तक अवश्य देखना ही, पर अपने सभी मित्रों के साथ में इसे शेयर भी करना, इसे लाइक अवश्य करना। चलिए, अब मैंने जो बातें कही वो समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप अपने ऊपर ले लीजिए या किसी के भी ऊपर। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, बहुत वीर है, शूर है, पर उसकी उन वीरता, शूरता के बाद में, त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद में भी उसके जीवन के अंतिम दिनों में किसी ने उसके साथ में बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया। इस हद तक अन्याय किया कि कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। पर सोचिए, कुछ वर्षों के बाद में, कुछ दशकों के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर, या आप अपने ऊपर ले रहे तो आपके ऊपर कोई फिल्म बनाता है, कोई फिल्म मेकर, और फिल्म बनाने के बाद में बस ऊपर से ऐसा कुछ दिखा देता है, सुपरफिशियल वो कहते हैं ना, ऊपर से कुछ बातें वो आपके जीवन के बारे में दिखा देता है। थोड़े बहुत कुछ ऐसे खून में उबाल लाने वाले डायलॉग्स भी डाल दिए जाते हैं, पर आपके उन त्याग, तपस्या, बलिदान का जिसने अपमान किया, जिसने आपके ऊपर अन्याय, अत्याचार किया, सबसे ज़्यादा आपको जिसने पीड़ा दी, उनको ही उस फिल्म में ग्लोरीफाई किया जाता है। उनके उन ब्लंडर्स को कहिए या अपराधों को जिन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर, या आप अपने ऊपर ले रहे तो आपके ऊपर अन्याय किया, आपको सबसे अधिक पीड़ा दी, उन बातों को फिल्म में दिखाया ही नहीं जाता। पूर्ण रूप से आपके जीवन से उन बातों को हटा ही दिया जाता है। आपके ऊपर कोई बायोग्राफी लिख रहा है या कोई फिल्म बना रहा है तो वो व्यक्ति वो बात दिखाता ही नहीं। क्या आपको सही लगेगा? सही लगेगा आपको? नहीं लगेगा। उल्टा आपको जिसने पीड़ा दी, आपके ऊपर जिसने अन्याय किया, या उस व्यक्ति के ऊपर, उनको ही अगर ग्लोरीफाई कर दिया जाए उस फिल्म में, तो आपको कैसे लगेगा? और वही काम ये फिल्म करती है। अब मैं जो कह रहा हूं वो और अधिक अच्छे से समझने के लिए पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिक्का जी का, मैंने इसका जब टीजर रिव्यू किया था सैम बहादुर इस फिल्म का, तब मैंने उनकी इंटरव्यू की क्लिप दिखाई थी, पर उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आज फिर से दिखाना चाहूँगा। जिन मित्रों ने वो पहले देखा है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा फिर से देखिए इन बातों को, बार बार देखिए और सब तक पहुँचाइए इन बातों को। इंदिरा गांधी जी उस वक्त अपने आप को बहुत बड़ी नेता मानती थी और सोचती थी कि जैसा वो कहेंगी वैसा ही होएगा। उन्होंने सैम मानेकशॉ की बात को ठीक नहीं माना और उसका उन्होंने पूरी उम्र बदला लिया उनसे, और आने वाले समय तक कांग्रेस उनसे ये बदला लेती रही।
अभी जब 71 की वॉर अभी खत्म हुई थी, तो इंदिरा गांधी ने हक्सर, मिस्टर हक्सर हुआ करते थे, और पीएन धर थे, और कृष्णा मेनन, इन सब ने मिलकर सैम मानेकशॉ को धराशायी करना चाहा था, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहा था। और ये बात सब पब्लिक डोमेन में है। उनकी पूरी सैलरी दी गई थी, अंत तक उनकी पूरी सैलरी उनको नहीं दी गई थी। और जब वो करीब 2007 में, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न, जब उनको मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने 1.3 करोड़ का चेक दिया था, जो उनकी तरफ में 30 साल की उनकी जो नौकरी पे जिनको उनको पूरी तनख्वाह और उनके ड्यूज और उनका सब कुछ नहीं मिला था, वो दिया गया था। 2008 में वो गुजर गए। तो कांग्रेस यहां तक उस नेशनल हीरो के बारे में सोचती थी, या उनको गिराना चाहती थी, या उनको बुरा दिखाना चाहती थी। तो जब वो 2008 में जब गिरे, तो डाउन हुए, उनकी मृत्यु हो गई, सबको जाना है एक दिन। तो क्या वजह थी कि कांग्रेस ने किसी एक नेता को भी उनके क्रिमेशन पर नहीं भेजा, किसी एक नेता को भी, बाबूज को, ब्यूरोक्रेट्स तक को नहीं भेजा। हमारा सैम मानेकशॉ हमारा नेशनल लीडर ऑन द वॉर फ्रंट, फील्ड मार्शल, उनकी इतनी इंसल्ट वो अंत तक करते रहे। अब ऐसे फौजी जनरल के लिए आप ऐसा बर्ताव करें और बोलें कि फौज आपके लिए जी हुजूरी के लिए खड़ा हो जाए। लीडर आपको बनना पड़ता है। ये नहीं कि आप गांधी साइन है तो आप चलते जाएंगे तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जब तक गांधी है तब तक वही सीट मिलेंगे, वही ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क, ये देश किसी की जायदाद नहीं है। तो ऐसा मानेकशॉ के साथ किया गया, बार बार किया गया। और वो आदमी, क्या मजा आया, उसने वापस कभी कहा उनको खड़े होकर मेरी सैलरी नहीं मिली। बट व्हेन, why I'm repeating the word Congress, when Congress wanted to honor another general, उन्होंने सैम मानेकशॉ की फोटो को दीवार पे लगा के फ्रेम में दिखाया था कि हम किसी और को फेलिसिटेट कर रहे हैं, तुम दीवार पे टंगे रहो। ये वेंजफुल जो एटीट्यूड है, ये दिखता है लोगों को, उसका बहुत बड़ा असर जाता है लोगों के दिमाग में, खासकर फौज के दिमाग में। आज भी मैं वो दिन याद करता हूं जब हमें कहा गया था कि आप नए वॉरशिप्स पर, जब मैं नेवी में था, नहीं जा सकते, ये सीक्रेट फील्ड्स हैं, ये उन्हीं को लोगों के लिए अलाउड हैं जो कि वहां पर काम कर रहे हैं। तो बाद में हम क्वेश्चन उठाते थे कि हम फौज में रह के नेवी ऑफिसर्स न्यू वॉरशिप्स के ऊपर में नहीं जा सकते। तो राजीव गांधी अपने परिवार के साथ में कैसे चला गया? दिस इज एन इंसल्ट। एक स्टेट का लीडर आपके वॉर हीरो को ठीक इज्जत ना दे, उसकी पगार रोक ले, सैलरी रोक ले। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, वो ट्रूली भारत रत्न थे, उनको उनका पैसा दिया, 1.3 करोड़ बनता था, वो दिया। कब दिया? जब उसका वो पैसा उनके किसी काम का नहीं था। 2008 में उनका देहांत हुआ। यहां भी इनको, कांग्रेस को चैन नहीं आया। उनके पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए डिफेंस मिनिस्टर छोड़िए, डिफेंस सेक्रेटरी, नीचे बाबूस, कोई नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कोई 2 शब्द बोलना तो बहुत दूर की बात हो रही। कितना इंसल्ट करेंगे आप? तब तो इंदिरा गांधी नहीं थी। अब दोस्तों, हरिंदर सिक्का जी ने अभी जो कुछ भी बातें कही, उनमें से एक सिंगल बात भी फिल्म में नहीं दिखाई है। उन्होंने जो कहा ना कि कांग्रेस कैसे उनसे बदला लेती रही, इंदिरा गांधी के बारे में जो बातें हरिंदर सिक्का जी ने अभी कही, उनमें से एक सिंगल बात भी फिल्म में नहीं दिखाई गई। और ये मैं पिछले 2-2.5 वर्षों से मैंने इस फिल्म के बारे में जब भी चर्चा की है, मैंने हर समय ये प्रश्न उठाया है कि क्या इन बातों को, कैसे सैम मानेकशॉ जी के साथ में अन्याय हुआ, क्या इन बातों को इस फिल्म में दिखाया जाएगा? तो मैंने हमेशा कहा था कि मुझे तो विश्वास नहीं कि दिखाया जाएगा, और वो सही सिद्ध हुआ। नहीं दिखाया गया इन बातों को फिल्म में, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। उल्टा इसके विपरीत, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा ना कि इंदिरा गांधी, उनके साथ में सैम मानेकशॉ जी के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उनको बस ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स के रूप में ही उसे प्रस्तुत किया है। परंतु नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, वे सैम मानेकशॉ जी के साथ में खड़े थे, यही फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। और जब मैंने सैम बहादुर इस फिल्म का ट्रेलर रिव्यू किया था, उसका थंबनेल आप अभी भी जाकर के देख लेना, वीडियो आप वो पूरा देख लेना। मैंने उसमें एक बात कही थी
कि कांग्रेस के जो कुछ ब्लंडर्स है, कुछ बहुत बड़े जो ब्लंडर्स हैं, उनको एक प्रकार से व्हाइट वॉश करने का प्रयास मुझे लग रहा है। ट्रेलर देखकर ऐसा लगा था और फिल्म देखने के बाद में वो बात 100% सही सिद्ध हुई। ट्रेलर में हम देख रहे थे कि नेहरू, उनका पात्र, वो बड़ा आहत है, पीड़ित है, दुखी है, चिंतित है, व्यथित है, ये देखकर कि पाकिस्तानी सेना किस प्रकार से कश्मीर में वो अंदर उन्होंने घुसपैठ की है, आगे बढ़ रही है। पर उस परिस्थिति को फिल्म में बिल्कुल ही जैसा हमने देखा है, सुना है, उससे बिल्कुल ही विपरीत फिल्म में उन्होंने प्रस्तुत किया है। हमने तो ये सुना है कि कश्मीर की जो समस्या है वो समस्या कभी बनती ही नहीं। भारतीय सेना तो बड़ी ही आसानी से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ रही थी, और ऐसे समय में अचानक से जब भारतीय सेना जीत रही थी, पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ने में सफल हो रही थी, उस समय अचानक से युद्ध विराम कर दिया जाता है और नेहरू के द्वारा हमारे एक आंतरिक विषय को, कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाया जाता है। इन बातों का कहीं पर भी फिल्म में उल्लेख नहीं है, एक सिंगल जगह पर भी उल्लेख नहीं है। इसके साथ में ही जब पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में अंदर आती जा रही थी, भारतीय सेना उनके विरुद्ध लड़ रही थी, उस समय भारतीय सेना ने नेहरू सरकार से जीप की मांग की थी। भारतीय सेना को आवश्यकता थी जीप की। उस समय नेहरू सरकार ने जीप घोटाला किया था। उसके बाद में कुछ ही महीनों में पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था भारत पर। हमारी भारतीय सेना जी जान से मातृभूमि की रक्षा कर रही थी। तब भारतीय सेना ने नेहरू सरकार से उस समय जीप की मांग की थी, जीप की। पर नेहरू सरकार ने सेना को मदद करने की बजाय उस समय जीप घोटाला कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया क्वालिटी की कुछ चंद जीप्स उस समय लाई गई थी जो चल भी नहीं पाती थी। इस घोटाले के बाद में अनंत साइमन अयंगार नाम की कमेटी का गठन किया गया था। पर इस कमेटी ने जो रिपोर्ट्स सामने रखे थे, जो सजेशंस दिए थे, उन सबको इग्नोर करके 1955 में नेहरू सरकार ने उस केस को ही क्लोज कर दिया। उस जीप घोटाले के केस को ही क्लोज कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके अगले साल यानी 1956 में वी के कृष्ण मेनन, जिसने ये पूरा घोटाला किया था, उसे नेहरू ने बिना किसी पोर्टफोलियो के कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। और उसके बाद उसे रक्षा मंत्री भी बनाया गया। नेहरू का बहुत करीबी उसे माना जाता था। तो आरोपों की जांच करने के लिए जिस कमेटी का गठन होता है, उन बातों को नज़रअंदाज करके वी के कृष्ण मेनन, उनका प्रमोशन आदि होना, उनको आगे बढ़ाना, ये सब बातें हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। और इसका कहीं पर भी फिल्म में उल्लेख नहीं है। जीप घोटाले का भी कहीं पर भी फिल्म में उल्लेख नहीं है। हाँ, वी के कृष्ण मेनन, उनका उल्लेख है, उनको नकारात्मक फिल्म में दिखाया है और ये बताया है कि वी के कृष्ण मेनन और सेना के अधिकारी मेजर बीएम कॉल, उन्होंने अपने से मिल करके सैम मानेकशॉ जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। और उसमें नेहरू, उनका कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं दिखाया है। और बाद में सारा का सारा जो दोष है, वो चाहे 1962 के युद्ध का हो, तो वो सारा का सारा दोष वी के कृष्ण मेनन और मेजर बीएम कॉल, उनके ऊपर मढ़ दिया गया है फिल्म में कि हाँ, ये दोषी है। परंतु अक्साई चीन को छोड़ देना, या जो गलत पॉलिसीज़ थी, या फिर सेना तक खाद्य सामग्री हो, स्वास्थ्य के लेकर सुविधाएं हो, या हथियार हो, उनका ना पहुंच पाना, ये जो हार के मुख्य कारण थे, उनका तो कहीं पर उल्लेख ही नहीं किया गया। और बस वी के कृष्ण मेनन और मेजर बीएम कॉल, उन पर पूरा का पूरा दोष मढ़ने का प्रयास किया है। इसको लेकर एक अलग से पूरा सीन आपको देखने को मिलेगा। नेहरू और सैम मानेकशॉ जी, उनके बीच में एक संवाद एक सीन में दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में, यानी फिल्म के फर्स्ट एक्ट में, जहां पर कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, वहां पर सैम मानेकशॉ जी के कैरेक्टर को किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, देखिए। इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, शुरुआत के ही 5-10 मिनट में आप देखना, कि जैसे एक अनुशासनहीन सैम मानेकशॉ जी ने टिक्का खान को धोखे से हराया जब उसका ध्यान नहीं था, और उसके बाद में पार्टियों में वे फ्लर्ट वगैरह करते थे। इस प्रकार से उनका पात्र प्रस्तुत किया है। शुरुआत में ही किस प्रकार से रूल्स को तोड़ करके वे बाहर जा रहे हैं एक क्लब में, और वहाँ पर कल्कि कुशलिन का कैरेक्टर है, उसके साथ में वे फ्लर्ट कर रहे हैं, सुबह देरी से आना। चलो, अब ये इसमें कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ये बात सही भी हो, परंतु जब हम किसी पात्र को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जब भी किसी की जीवनी हो, बायोग्राफी हो, तो वो तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। उन्हें कैरेक्टर को कैसे प्रस्तुत करना है, उनके जीवन के किन पहलुओं को हमारे सामने रखना है। और शुरुआत में जिस प्रकार से कुछ बातों को दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे ये दिखाने का प्रयास किया गया हो कि अनुशासनहीन सैम मानेकशॉ जी ने टिक्का खान को
उनकी फाइट दिखाई है वहाँ पर टिक्का खान तो जीतते हुए दिखाया है, और सैम मानेकशॉ जी ने धोखे से फिर जब टिक्का खान का ध्यान नहीं था तब उस पर वो हम वार करते हैं, मुक्का मारते हैं और उसके बाद वो हार जाता है। और फिर पार्टियों में फ्लर्ट वगैरह करना, इसके 2-3 सीन्स उन्होंने दिखाए हैं। इसके अलावा पार्टीशन के समय की बात करें तो उस समय जो नरसंहार हुआ उसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। और पार्टीशन के कारण शुरुआत में आप देखेंगे कि याया खान कितना दुखी है, पार्टीशन से व्यथित है, ये दिखाने पर उनका मुख्यतः फोकस मुझे तो कम से कम दिखाई दिया। वो भी केवल एक सीन में, 3-4 सीन थे जहाँ पर हम कैसे दुखी है। और एक डायलॉग भी है, याया खान कहता है कि कीमत वसूलना तो कोई इन अंग्रेज़ों से सीखे, मतलब पार्टीशन करके अंग्रेज़ों ने कीमत वसूली है हमसे। ये बड़ा ही दुखी व्यथित होकर याया खान का कैरेक्टर कहता है। और आगे वो ये भी कहता है कि याया खान एक स्पीच देते हुए सभी सैनिकों के सामने, आर्मी के, जिनमें भारतीय सैनिक भी थे, तो कि हृदय में जैसे कोई हृदय को काट दे, दिल पर कोई घाव करे और उसके बाद में कहे कि अपना दिल चुन लो। इस प्रकार से पार्टीशन करके अंग्रेज़ों ने कितना घाव दिया है। तो पता नहीं उस बात का क्या मतलब था। सैम बहादुर जी की जीवनी है, तो उसमें याया खान को कितना दुख हुआ पार्टीशन के कारण, ये दिखाने का औचित्य मुझे तो कम से कम भाई कुछ समझ में नहीं आया। कोई मतलब ही नहीं था उस बात को दिखाने का कि याया खान को क्या फील हुआ। 1971 के युद्ध की भी अगर हम बात करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य घटना हम कह सकते हैं सैम मानेकशॉ जी के जीवन की, जिसके बाद में ही जैसा कि हरिंदर सिक्का जी ने कहा, इंदिरा गांधी और उसके बाद में कांग्रेस ने कैसे उनसे बदला लिया 1971 के युद्ध के बाद में। पर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि बस ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ जी, उनके बीच में कुछ बस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं छोटे मोटे, बस इसी प्रकार से उसे प्रस्तुत किया है। और इंदिरा गांधी तो सैम मानेकशॉ जी की ही साइड ले रही है, ऐसा दिखाया है, साइड लेते हुए दिखाया है। युद्ध के बाद में किस प्रकार से सैम मानेकशॉ जी का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे, उनको इस्तीफा देने के लिए कैसे मजबूर किया गया, ये सब बातें हम सुनते हैं। पर वहाँ पर फिल्म के एंडिंग में आप देखेंगे कि इसमें इंदिरा गांधी उस समय भी सैम मानेकशॉ जी के साथ में ही थी, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और वहीं पर फिल्म को वे समाप्त कर देते हैं, बड़े गर्व के साथ में उनका सेंड ऑफ होते हुए उनको दिखाया गया है। पर उसके बाद सैम मानेकशॉ जी के साथ में क्या हुआ, उनका जो पेंशन था वो उन्हें कभी नहीं दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में कांग्रेस के कोई नेता या इवन कोई उच्च अधिकारी उनको तक नहीं भेजा गया। ये सारी बातें हम देखते हैं, हमें सुनने को मिलती है। पर उन बातों को तो उन्होंने कहीं पर मेंशन ही नहीं किया। बस 1972 के बाद में फिल्म तो वहीं पर उन्होंने समाप्त कर दी है। अब आप जीवनी बना रहे हैं तो इस इतने महत्वपूर्ण हिस्से को उनके जीवन के कैसे मिस किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस के ब्लंडर्स को वाइट वॉश करना और कश्मीर का मुद्दा हो या जीप घोटाला उस समय जो हुआ, और भी बहुत सारी बातें हैं, बस एक वाइट वॉश किया हुआ वर्जन। या कांग्रेस के दृष्टि से इतिहास को देखना अगर आप चाहते हैं तो सैम बहादुर इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर आप कांग्रेस के दृष्टिकोण से इतिहास को देखना चाहते हैं तो वैसे मुझे इस फिल्म ने बहुत आहत किया है, परंतु हाँ, टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी। आज से 70-80 वर्ष पहले के समय को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रिएट किया है, काफ़ी पैसा भी खर्च किया है, विकी कौशल का परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। तो टेक्निकली फिल्म वेल मेड है। और उसके साथ में ही कुछ डायलॉग्स ऐसे भी है जिनको सुनकर आपको लगेगा भी कि जैसे फिल्म में बड़ी ही राष्ट्रवाद की बातें की गई हो। जैसे कि सैम मानेकशॉ जी का पात्र एक सीन में ये कहता है इंदिरा गांधी से कि सैनिक युद्ध में मरने के लिए नहीं, दुश्मन को मारने के लिए होते हैं, ये उनका कर्तव्य होता है, धर्म होता है। ये बात हाँ, इस प्रकार के डायलॉग उन्होंने बीच में डाला है। या फिर बढ़ते चलो जो एक सॉन्ग था, उसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भगवान बिरसा मुंडा जी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र, जो सेना के अलग अलग टुकड़ियों के जो युद्ध घोष है ना, वो आपको उस सॉन्ग में सुनने को मिलेंगे। तो वो एक सॉन्ग बढ़िया था। परंतु देखिए, इस प्रकार के कुछ खून में उबाल लाने वाले डायलॉग्स बीच में डालने से फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो नहीं बदल जाता। और यही तो, उतनी तो हम अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि को, अपनी आंखों को खुली रखकर हमें फिल्म को देखना चाहिए। कोई थोड़ा सा कुछ डायलॉग डालकर अगर हमें हमारी इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर जाता है तो ये हमारी मूर्खता है। कोई हमें इस प्रकार से, फिर तो कोई भी हमें राह चलता हुआ व्यक्ति कोई कहीं पर बाजार में जाकर के बेच आएगा, भाई ऐसा नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करे,
ऐसे हम क्यों बने, हम देखें कि क्या उद्देश्य है, क्या बताया गया है, क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई एक हाथ दूसरा डायलॉग डाल दिया और आप बड़े ही हम तुरंत उछलने लग गए, ऐसा मुझे कम से कम सही नहीं लगता। मैं सैम बहादुर इस फिल्म को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बस टेक्निकली वेल मेड है और कुछ सीन्स या डायलॉग्स फिल्म के अच्छे थे, उस कारण से। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस वगैरह नहीं है। अगर आप देखना चाहे, आपके ऊपर है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।